दिल्ली सल्तनत का शुरू कर दो। शुरू कर दिए। चलो, दिल्ली सल्तनत में जो है मेन रूप से अरबी और फारसी पद्धति का से प्रशासन चलता था, है ना। और इसके बाद अगर बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो एक ही धर्म था, इस्लाम धर्म। एक ग्रंथ था कुरान, और एक राष्ट्र, ऐसे करके प्रशासन चलता था। खलीफा जो है के मेन मुखिया होता था, जो बगदाद में बैठता था, बाद में मिस्र में बैठने लगा, है ना। चलो लिखो फटाफट। प्रशासन का मुख्य आधार है आधार की बात करें तो कुरान। दूसरा बात करें भाषा की, हाँ ग्रंथ की बात करें तो कुरान, है ना। धर्म की बात करें इस्लाम। भाषा की बात करें तो फारसी और अरबी। फारसी और अरबी भाषा में डील होता था। आधार में तीन चीज़ है, कुरान ग्रंथ है, इस्लाम धर्म है, और ये दोनों भाषा है। क्लियर? हाँ, दो ग्रंथ के अलावा दो ग्रंथ और थे। एक था हदीस और एक था शरिया। ये भी ग्रंथ मायने रखते थे इस्लाम के लिए। कुरान तो जानते हो मेन ग्रंथ है। हदीस भी एक तरह का ग्रंथ है जो इस्लाम का है। और शरिया, शरिया एक नियम का ग्रंथ है, वो भी इस्लाम का ही है ना। हाँ, उन लोग मानते थे कि हमारे एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र पर ये होते थे मेन रूप से, है ना। एक राष्ट्र मतलब कि एक राष्ट्र एक राजा, ऐसे करके, है ना। हाँ, अमीरों का काफी प्रभाव था, ये भी लिख सकते हैं। अमीरों का प्रभाव था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब देखते हैं प्रांतीय शासन में। हाँ, खलीफा का केंद्र कहाँ होता था? खलीफा का केंद्र जो था वो कहाँ था? बगदाद में पहले। बाद में ये मिस्र में बैठने लगा। ये खलीफा होते कौन थे? ये इस्लाम धर्म के सर्व प्रमुख, है ना। कौन धर्म के? इस्लाम धर्म के। इनका सब कोई बात मानता था। सारे, मतलब जितना बोल सकते हो कि जितने भी देश हैं, है ना, जितने भी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ मुस्लिम रूल कर रहे हैं, वो सारे खलीफा के बात मानते थे। बात समझे? अब आते हैं प्रांतीय शासन में। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में विभक्त है कि, है ना, केंद्र होगा, केंद्र के बाद राज्य होगा, राज्य के बाद जिला होगी, जिला के बाद अनुमंडल होगा, अनुमंडल के बाद प्रखंड होगा, है ना, प्रखंड के बाद फिर पंचायत होगा, है ना, ऐसे करके। तो प्रांतीय शासन में भी उस समय वैसे ही थे। स्टार्टिंग में कौन क्या रहेगा? केंद्र। केंद्र के नीचे राज्य के स्थान पर वो लोग बोलते थे
प्रांत, इक्ता या सूबा। क्या बोलते थे? प्रांत। इसी को मुस्लिम भाषा में, उर्दू भाषा में इक्ता या सूबा, बात समझे? या इसी का नाम था विलायत, इसी को बोलते थे एक नाम और विलायत। क्लियर? ये चार नाम थे, ये चारों नाम क्लियर लिए थे। उसके नीचे हम लिखे हैं जिला। ये हो गया तुम्हारा राज्य, समझ लो। यहाँ से कंपेयर करोगे तो वर्तमान से, तो जिला, जिला को वो लोग बोलते थे सिख। क्या बोलते थे? सिख। सिख माने जिला। क्लियर? सिख का प्रमुख सिकदार है ना। अब उसके नीचे हो गया परगना। परगना उपजिला। परगना, परगना बोलते थे उपजिला को, है ना। परगना उपजिला। क्लियर? हाँ। अगर और बात करें तो फिर उसके नीचे गांव, परगना के नीचे गांव होता था। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे देखो केंद्र में कौन बैठे हैं? पीएम। राज्य को संचालन कौन करते हैं? सीएम। जिला डीएम, है ना। अनुमंडल कौन रहता है? अनुमंडल में एसडीओ है। प्रखंड में बीडीओ है ना। उसके नीचे पंचायत में तो हम मुखिया वगैरह होते हैं ना। चलो ऐसे हमारा वर्तमान का है ना। ये इसमें भी तो कुछ रहा होगा, तो इसमें केंद्र में कौन रहेगा? राजा या सुल्तान कहेंगे उसको। केंद्र में कौन रहेगा? सुल्तान। अच्छा, प्रांत, एकता या सूबा या विलायत, इसका प्रधान क्या होता था? तो इसका प्रधान को बोलते थे गवर्नर, या फिर उर्दू भाषा में मुफ्ती, या फिर कहीं कहीं नाम था बली, या कहीं कहीं नाम था नायाब। हाँ, तो प्रधानमंत्री इसका प्रमुख नहीं है, इसका प्रमुख है या सुल्तान। मतलब वजीर नहीं होता था, वजीर सुल्तान के नीचे होता था। बात समझे? वजीर कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सुल्तान जो है, सुल्तान का बेटा है, कोई बन सकता, वंशानुगत चलता था वो। बात समझे? हाँ, इसका जो प्रधान होता था उसको बोलते थे गवर्नर, या फिर बली, या फिर नायाब, है ना। ऐसे बहुत सारे नाम थे इनके, और भी कई सारे नाम थे। एक नाम और मिलता है मुक्ति, है ना। अब देखो बोलो सर, तो इतना सारा नाम आप क्यों लिखा दिए? हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़े थे 5 वंश। कितने वंश पढ़े थे? 5 वंश। वो पांचों में कहीं कहीं नाम होता था गवर्नर, कोई वंश में, कोई वंश में बोलते थे इसको बली, कोई वंश में नायाब, कोई वंश में मुक्ति, या कोई राजा का टाइम मुक्ति। बात समझे? इसीलिए, बात समझे, सुल्तान का नाम सुल्तान ही है। सुल्तान को अगर हिंदू धर्म में बोले तो राजा, सम्राट, है ना। भोज, भोज भी नाम होता था, सुल्तान का ही नाम है भोज। अब है सिख। सिख का जो प्रमुख होता था ना, वो होता था सिकदार। कौन होता था? सिकदार। बस समझे, है ना। परगना, उप जिला का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे परगना। परगना, है ना, वो ढेर सारे गांवों के समूह को बोलते हैं। मतलब कुछ गांव का समूह के, 10 गांव के, 15 गांव के, 20 गांव के, या फिर 25 गांव के, है ना, या फिर कहीं कहीं 50 गांव के, कहीं कहीं 100 गांव भी इसमें होते थे, है ना। तो वो गांव के प्रमुखों को बोलते थे परगना। ध्यान रखना, परगना किसको बोलते थे? गांवों के समूह को, है ना। और गांवों के समूह को बोलते थे, तो इसका जो प्रधान होता था उसको बोलते थे आमील। क्या बोलते थे? आमील। या बोलते थे नाजीब, या नाजीब। क्लियर? ये होता था। अब होता था गांव, तो गांव का प्रमुख जो होता था वो ग्रामीण या मुखिया, जो बोल लो, या चौधरी, जमींदार। जमींदार नाम सुने होंगे, है ना, लिखो जमींदार,
चौधरी है ना, या फिर स्वयं, इसको बोलते थे कहीं कहीं स्वयं, है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लिखो इसको फटाक फटाक। ये देखो, ये वर्तमान का प्रशासन है हमारा, और ये दिल्ली सल्तनत का प्रशासन है। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर होगा? आगे बढ़ा जाए? अच्छा लिखने दे, चलो ठीक है। इसको नहीं लिखना है, सब कुछ आप ही लोगे। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं सैन्य प्रशासन की, कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य प्रशासन कैसे कैसे रहा है। जो देखो, सैन्य विभाग को बोलते थे दीवान ए अर्ज, हो गया नीचे। सैन्य विभाग का बोलते थे दीवान ए अर्ज, ध्यान रखना। दीवान ए अर्ज कौन विभाग है? सेना विभाग। कौन विभाग? सेना विभाग। विभाग समझते हो, है ना। अभी हमारे पास विभाग है थल सेना, जल सेना और वायुसेना, है ना। और अस्थाई सेना जो होते थे उसको बोलते थे खास खेल। सैन्य प्रशासन में अस्थाई सेना जो होते थे उसको बोलते थे खास खेल। देखो, हमारे पास दो तरह के सेना थे दिल्ली सल्तनत में। एक थे अस्थाई, एक थे किराए की, है ना। अस्थाई सेना जो रखना प्रारंभ किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, बात समझ में आई? इसने क्या किया था? अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया था। इसके पहले सेना में होता क्या था समझ लो पहले। इसके पहले जो सेना में होते थे वो आते थे, युद्ध लड़ते थे, उसके बाद वो वापस अपने घर चले जाते थे, है ना। जितना इनकम होता था वो एक, मान लो कि जैसे हम काम करवाए ना, तो बस एक ही बार हम काम करवाए, उतना ही पैसा आपको मिलेगा, उससे अधिक पैसा आपको नहीं मिलेंगे। बात समझे? कहानी कुछ ऐसी थी। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन शुरू हुआ तो उन्होंने क्या किया कि सेना को अपना अस्थाई रखना शुरू किया। अगर एंसेंट हिस्ट्री में ही कहानी को पढ़े तो एंसेंट हिस्ट्री में कुछ कहानियां क्या है कि अस्थाई सेना कौन रखता है,
तो एंशिएंट हिस्ट्री में अस्थायी सेना रखने वाला व्यक्ति था बिम्बिसार, है ना। मिडाइवल हिस्ट्री में अस्थायी सेना रखने वाला व्यक्ति था सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद फिर रखा, हाँ उसके बाद फिर रखा अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जो अस्थायी सेना रखना शुरू किए। अस्थायी सेना को इन्होंने नगद वेतन देना शुरू किया। नगद वेतन का, हाँ तो क्योंकि अस्थायी रखने होगा तो नगद वेतन देना शुरू, नगद वेतन देना होगा। और इसमें क्या किया कि उसको नगद वेतन देकर के बोला कि आप सेना में भर्ती ही हो जाइए, जब तक आप रहेंगे आपको वेतन मिलता रहेगा। तो इससे क्या होता था कि जब भी कोई व्यक्ति युद्ध करने जाता था तो उसको सेना के लिए रिक्रूटमेंट नहीं निकालना पड़ता, मतलब कि भर्तियां नहीं निकालनी पड़ती थी। ऐसे क्या होता था उसके पहले कि किराए की, जब भी मान लो कि कोई राजा युद्ध कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है, तो गांव-गांव में जो है ना ढोलक बजवाए जाते थे कि जो व्यक्ति लड़ाकू जाति के हैं या फिर लड़ने में विश्वास रखते हैं या फिर युद्ध में विश्वास रखते हैं, हमारे यहाँ आक्रमण हो चुका है, वो राजा की तरफ से लड़ने आ सकते हैं। या फिर जो पहले लड़ भी चुके हैं वो भी आ सकते हैं, है ना। तो इतना वेतन आपको मिलेगा, मतलब एक वेतन का पैमाना तय किया जाता है, मतलब युद्ध अच्छा है बड़ा है तो उस हिसाब से वेतन आपको मिलेगा। मान लो कि 50,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे एक अथी के। अब लड़ने के बाद क्या हुआ, आप मराए, आप शहीद हो गए तो हो गए, लेकिन अगर आप शहीद नहीं हुए तो आपको वापस चले आइए घर पे आकर के अपना खेती बाड़ी कीजिए, फिर जब युद्ध होगा तो आपको बुलाया जाएगा, नहीं युद्ध होगा तो आप वहीं पर खेती बाड़ी कीजिएगा। अब इसमें होता क्या था, इसमें नगद वेतन नहीं मिलते थे, ध्यान देना। किराए की बदला में जो ना नगद वेतन नहीं मिलते थे। इसमें क्या मिलता था, जमीन की पट्टी, थोड़ी जमीन दे दिया, है ना, और वहां पर जाकर के अपना आप गुजर बसर कीजिए, जब युद्ध होगा तो आपको हम बुला लेंगे। क्लियर। तो ये अस्थायी सेना है। अस्थायी सेना को उस समय हिसाब से मिडाइवल हिस्ट्री में खास खेल कहते थे। क्लियर। अस्थायी सेना, सॉरी अस्थायी सेना कर लो यहाँ पे, अस्थायी सेना का कहते थे खास खेल। क्लियर हो गया यहाँ तक। हाँ अच्छा, तो बोलोगे सर तो अस्थायी सेना को खास खेल या बजहिस भी कहते थे कहीं कहीं, है ना। एक नाम और था इसका, बजहिस। क्लियर, दो नाम हो गए। हाँ अस्थायी सेना का, अच्छा बोले सर तो अस्थायी सेना तो खास खेल या बजहिस कहते थे, अस्थायी को भी तो कुछ कहते होंगे उस समय, तो अस्थायी को बोलते थे गैर बजहिस। क्या बोलते थे, गैर बजहिस। अस्थायी बताया ना अभी किराए वाले को, उसको बोलते हैं अस्थायी, है ना, उसको बोलते थे गैर बजहिस। बात समझ आ गई, क्या बोलते थे, गैर बजहिस। हाँ अब देखो, सेना मुख्य रूप से जो होते थे उस समय मिडाइवल हिस्ट्री में वो 3 प्रकार के होते थे। तो बोलो सर थल जल और वायु, नहीं वायु तो ये नहीं था, है ना। जल का तो मिडाइवल हिस्ट्री में नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि वो लोग तुर्की वाले इलाके से आए थे, तुर्की वाले इलाके में जल होता नहीं है। तो सेना मुख्य रूप से 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो कौन कौन से सर, तो एक था पैदल सेना, है जो देखते हो ना जमीन पे चल कर, दूसरा है गज सेना, बात समझे, और तीसरा है ना, हाँ घुड़सवार, घुड़सवार सेना। और तीनों का मतलब समझ गए होगे, पैदल सेना, गज सेना और घुड़सवार। ये तीनों सेना जो थी अपने आप में बेहतरीन रूप से काम करती थी। मेन रूप से जो काम करता था वो घुड़सवार तीरंदाज होते थे वो। क्लियर है, लिख लो। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम दशमलव प्रणाली की।
अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग दशमलव प्रणाली की। है ना। अब दशमलव प्रणाली में क्या क्या हो सकता है, तो देखो 10 के एवज में सेना का विभाजन, जैसे 10 अश्वरोही, है ना, बात समझे। उसके 10 सर ए खेल, जो स्थायी सेना है ना, बोलते थे ना खास खेल है। 10 सिपह सलार, है। इसके बाद होता था 10 अमीर। यहाँ देख पहले देख ले, 10 मालिक, और इसके ऊपर होते थे कौन, सुल्तान। अब थोड़ा सा समझ ले पहले इसको, बहुत बढ़िया है ना। देखो 10 अश्वारोही का एक मुखिया होता था, जो होता था एक सर ए खेल, बात समझ आई। 10 सर ए खेल का मुखिया होता था, वो होता था एक सिपह सलार। 10 सिपह सलार के जो मुखिया होते थे वो होते थे एक अमीर, बात समझ आई। 10 अमीर के जो मुखिया होते थे वो होते थे एक मालिक, और 10 मालिक का मुखिया होता था वो होता था सुल्तान, बात समझे। अब इस हिसाब से देखो तो एक मालिक जो है अगर पूछे तो कितना अश्वरोही के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से दिमाग लगाओ। एक मालिक जो है 1 2 3 4, एक पर 4 शून्य, इतना अश्वरोही के बराबर हो जाएगा, है, हो जाएगा ना। अरे एक मालिक कितना अश्वरोही के बराबर, तो 1 2 3 4, क्लियर, बस समझे। इसी को बोलते हैं दशमलव प्रणाली। मतलब मेन अधिकारी को 10-10 भाग में बांट दिया था, बात समझे। अब पूछेगा कि दशमलव प्रणाली, एक खान, 10 मालिक का एक खान बोलते थे, खान उसी सुल्तान है ना, एक खान। तो अच्छा एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो दशमलव प्रणाली है इससे फायदा क्या होते थे। अब देखो फायदा क्या होते थे, जब युद्ध में जाता था ना तो 100 घोड़ा को आगे कर दिया, बात समझे। और 100 घोड़ा को संभालने वाला कितने व्यक्ति हैं, तो वो 10 सरे खेल हैं, बात समझे। उसके पीछे हैं 10 सिपह सलार, उसके पीछे हैं 10 अमीर, उसके पीछे हैं 10 मालिक, और उसके पीछे बैठा हुआ है सुल्तान। उनका लड़ने का टेक्निक बहुत जबरदस्त था, है ना। देखो कैसे होता था, बता देते हैं कि ये जो कहानियां थी, जब तुर्की वाले हमारे पास आए, है ना, अफगानी हमारे पास आए, जब वहाँ से लोग आ रहे थे तो उनका जो लड़ने का तरीका था वो थोड़ी सी काफ़ी डिफरेंस थी। अगला सेना में रहेगा, अगला लाइन में कौन, अगला लाइन में रहेगा जो मेन घुड़सवार है वो, पिछला लाइन में रहेगा कौन, मेन सेना वाला, उसके बाद में रो, है ना, उसके बाद फिर 10-10 का ऐसे टुकड़ियाँ बना देते हैं, बात समझे। घेराबंदी, यहाँ बीच में पीछे भी सुल्तान है जो ऑर्डर दे रहा है, बात समझे हैं। हमारे वाले लिए नहीं कि आक्रमण कर दो रहे, राजा आगे सब जाके मार रहा है, बात समझे। उसका राजा हमेशा पीछे रहता था, आगे कौन रहते थे, तो अश्वरोही, सरे खेल, सिपा सलार, अमीर, मालिक, है ना, ये सब आगे आगे रहते थे, ये सब संभालते थे आगे, क्लियर यहाँ तक। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ अब कुछ नाम है कि
घुड़सवार पर जो शस्त्र लिए रहते थे, धनुष, उसको क्या कहते थे? फिर गोले फेंकने वाली मशीन थी, गोला फेंकने वाला मशीन देखा होगा बाहुबली में, है, ठप से फेंकता है ऐसे करके, हाँ, उसको क्या कहते थे? तोपखाना को क्या कहते थे? उस समय का नाम चलो लिखो, शस्त्रधारी घुड़सवार सेना। हाँ लिखो ना उसको। हाँ, एक क्वेश्चन और छूट गया ना तुम लोग का, कि जो ये दशमलव प्रणाली है ये किसकी देन थी? तो ये देन थी सबसे पहले मंगोल लेकर आए थे। कौन? मंगोल। मंगोल कौन थे भाई? तो ये चंगेज खां वाला पढ़ाया था ना, चंगेज खां वाला मंगोल है ना, जो यूची जाति का था। क्लियर? हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं कि सैन्य प्रशासन में गोला फेंकने वाली मशीन है ना, हाँ, सेना का मुख्य सेनापति, है ना, सेना का मुख्य सेनापति। उसके बाद घोड़ा का आयात कहाँ से होता था? हाथी का आयात कहाँ से होता था? घोड़ा का आयात, हाथी का आयात, है ना। नाव या बेड़ा का संचालक कौन होता था? है ना, देखो, शस्त्रागार या घुड़सवार सेना को कहते हैं सवार ए बरगुस्तवानी, सवार ए बरगुस्तवानी। हाँ, तोपखाना को क्या कहते थे? तोपखाना को कहते थे मांगलिक या अर्राद। गोला फेंकने वाले मशीन को कहते थे कुशी कुंजर। सेना का मुख्य सेनापति होता था सुल्तान, है ना। घोड़ा का आयात होता था मेन रूप से अरब, रूस और तुर्की से। किससे? अरब, रूस और तुर्की, है ना। हाथी का आयात होता था बंगाल से। क्लियर? नाव या बेड़ा का संचालक बोलते थे मीर बहर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थे तुम्हारे दिल्ली सल्तनत का कोची, है ना, सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन। क्लियर? शस्त्रागार घुड़सवार सेना का प्रमुख बरगुस्तवानी, तोपखाना को बोलते थे मार्गिक के अर्राद, गोला फेंकने वाले मशीन को कुशी कुंजर, सेना का मुख्य सेनापति सुल्तान, घोड़ा का आयात अरब, रूस और तुर्की से, हाथी का आयात बंगाल से, और नाव जो खेला है उसको कैप्टन बोलते हैं ना, कैप्टन, उसको बोलते थे मीर बहर। क्लियर? चलो।